हेलो दोस्तों मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस आज के वीडियो में। दोस्तों बिफोर आई प्रोसीड मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे एक्सक्लूसिव प्रोग्राम के बारे में जिसका नाम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। दोस्तों ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है, ग्रेजुएट्स के लिए है और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए है, यानी कि एंटायर यूथ के लिए है। क्योंकि आप जानते हैं आपको कहीं भी जाना होगा, किसी भी जॉब में जाना होगा, आपको अपना इंटरव्यू फेस और इंटरव्यू क्रैक तो करना ही करना होगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं एक मजबूत तैयारी अपने इंटरव्यू के रिगार्डिंग, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है और आज के वीडियो में ये जो वीडियो है सभी बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए, सभी यूथ के लिए और अदरवाइज अवेयरनेस बेसिस पर के लिए भी, सबके लिए ही बहुत बेहतरीन रहने वाला है। आज के वीडियो में दोस्तों हम एक मेजर भारत का जो इतिहास का एक लैंडमार्क रहा है उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम इंदिरा गांधी जी के ऊपर बात नहीं करेंगे, पर इंदिरा गांधी जी के द्वारा लिया गया एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था 1969 में, हम उसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों आज का टॉपिक होने वाला है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के ऊपर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों राष्ट्रीयकरण बैंक्स का। अब दोस्तों अगर हम बात करें आज से करीब 75 ईयर्स पहले की, तो जब भारत आज़ाद ही हुआ था तो उस समय सरकारी बैंक नाम मात्र के थे, यानी कि सरकारी बैंक ऑलमोस्ट थे ही नहीं, और जितने भी बैंक्स थे भारत में सब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के कंट्रोल में ही थे। आसान भाषा में दोस्तों अगर हम समझे तो बैंक्स इंडिविजुअल लोगों के कंट्रोल में थे। मान लीजिए कि मेरा एक बैंक है, मेरा नाम है शुभेंद्र रावत, तो एक बैंक था, मान लेते हैं शुभेंद्र रावत बैंक। तो सिंस बैंक्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स के कंट्रोल में थे तो सारी की सारी जो मोनोपोली थी वो एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के हाथ में ही थी। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हैं कि भारत जब आज़ाद हुआ तो कई वर्षों की गुलामी, कई 100 वर्षों की गुलामी, पहले मुगल आए, यहाँ की दौलत लूट के ले गए, भारतीय अमीर से गरीब हो गए, उसके बाद अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, फ्रेंच आए, सब लोग धीरे धीरे लूट के ले गए। तो भारत की अर्थव्यवस्था जब भारत आज़ाद हुआ उस समय आप मान सकते हैं कि बिल्कुल खस्ता हालत में थी। भाई लाजमी भी है, हम लोग गुलाम थे और अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे, तो वो सारी जो दौलत थी, सोना चांदी पैसा था, मेटल्स थे, वो पहले ही यहाँ से ले जा चुके थे अपने कंट्री में। अब दोस्तों जब आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद सरकार ने धीरे धीरे कदम अपने बढ़ाए। सरकार ने ये देखा कि भाई अब हम आज़ाद तो हो चुके हैं और हमें आज़ादी मिले करीब 20 साल 22 साल हो चुके हैं, हम अभी भी अपने आप को उस एक मजबूत रफ्तार के ऊपर नहीं ला पाए जहाँ पे कि भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से दौड़ पाए और भारत की आम जनता जो गरीब थी, दुर्बल थी, उसको हम उठा पाए। तो दोस्तों नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स का मतलब आसान भाषा में होता है कि जितने भी बैंक्स थे, निजी बैंक, प्राइवेट बैंक्स, उन सबको भारत सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया और मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग भारत सरकार के दोस्तों कंट्रोल में आ गई थी। अब दोस्तों अगर हम देखेंगे कि पहला नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ था, तो 1969 में आपका पहली बार नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ था। दोस्तों मैं उस पर आऊँगा कि कितने फेजेस में बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। उससे पहले हम आज के डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स को एग्जैक्टली क्या कहा जाता है और ये एग्जैक्टली इसने कैसे काम किया। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है कि जब बैंक्स हमारे नेशनलाइज हो रहे थे तो उसकी जो डेफिनेशन, उसका जो कोर कंसेप्ट था, ऑब्जेक्टिव था, वो बहुत मजबूत था। एक ऑब्जेक्टिव नहीं थे दोस्तों, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव थे भारत सरकार के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन था दोस्तों भारत के इतिहास में। आप निजी लोगों के हाथ से बैंक्स उनके अब भारत सरकार अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। सो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स मीन्स ट्रांसफरिंग कंट्रोल एंड ओनरशिप ऑफ प्राइवेट बैंक्स इनटू द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट।
This means that the government becomes the majority shareholder in a private bank and the bank operates as a public sector entity. अब दोस्तों आप लोग अवेयर होंगे कि दो प्रकार के सेक्टर भारत में मोटा मोटा होते हैं। अगर हम सेक्टर की बात करें दोस्तों, तो सेक्टर भारत में होते हैं मुख्य रूप से, पहला होता है पब्लिक सेक्टर, दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। दोस्तों पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें कि पूरी की पूरी कंपनी को भारत सरकार, केंद्र सरकार कंट्रोल, गवर्न, रेगुलेट करती है। वही प्राइवेट सेक्टर वो होता है जिसमें कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स उस कंपनी को कंट्रोल, रेगुलेट और गवर्न करते हैं। अब दोस्तों जो पब्लिक सेक्टर होता है उसमें भारत सरकार की मिनिमम हिस्सेदारी, शेयर होल्डिंग मिनिमम 51% होती है, और जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें प्राइवेट प्लेयर्स की मिनिमम हिस्सेदारी मिनिमम 51% होती है। तो नेशनलाइजेशन बैंक्स में क्या हुआ कि भारत सरकार ने 51% हिस्सा ले लिया निजी बैंकों का, और अब वो निजी बैंक एज अ पब्लिक सेक्टर, सरकारी बैंक के रूप में काम करने शुरू कर दिए थे। दोस्तों मैं आने वाले वीडियो में आऊँगा कि ये क्यों किया गया, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो दोस्तों यहाँ तक आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि एग्जैक्टली नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स क्या होता है। निजी बैंक को कंट्रोल कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा, और उनकी जो शेयर होल्डिंग थी, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग यानी कि मिनिमम 51% की शेयर होल्डिंग भारत सरकार ने दोस्तों अपने कब्जे में ले ली थी। अब दोस्तों क्या रीजन थे बैंक्स को नेशनलाइज करने के, क्यों ये स्टेप लिया गया, बैंक्स ने, सरकार ने, आरबीआई ने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया कि भारत के बैंक्स को निजीकरण से आपको राष्ट्रीयकरण में लाना पड़ जाए। बहुत सारे कारण थे दोस्तों। सबसे पहला कारण था कंट्रोलिंग ऑफ मोनोपोलीज। अब दोस्तों आप जानते हैं कि एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या होती है। एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी वो होती है जहाँ पे कि किसी कंपनी का पूर्ण रूप से उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है, सोशल वेलफेयर नहीं होता। पर दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि भारत अभी अभी आज़ाद हुआ था 1947 में, और 1969 में ये कदम ले लिया गया कि भारत के बैंक्स को नेशनलाइज किया जाएगा। तो सबसे पहले सरकार ने देखा कि भाई अगर बैंक्स रहेंगे पूर्ण रूप से प्राइवेट प्लेयर्स के कंट्रोल में, तो भारत की अर्थव्यवस्था कभी भी चरमरा सकती है। प्लस दोस्तों कुछ व्यक्ति को ही बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने देना वाकई में बहुत खतरनाक था। इमेजिन कीजिए दोस्तों क्या होता कि अगर 10 बैंक है 1960 में भारत में, 10 बड़े बैंक हैं मान लीजिए, और वो सारे के सारे बैंक प्राइवेट इंडिविजुअल्स के थे, और अगर वो डूब गए या उनके मालिक पैसे लेके भाग गए, तो जो गरीब जनता है जिन्होंने अपना पैसा वहाँ पे रखा हुआ था, उनकी क्या हालत होती। तो पहला रीज़न ये था दोस्तों कि जो मोनोपोली थी प्राइवेट बैंक्स की, उसको तोड़ना था, कि पूरी की पूरी बैंकिंग की व्यवस्था कुछ व्यक्तियों के हाथों में ना आ जाए। पहला उद्देश्य ये था दोस्तों नाशनलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा था दोस्तों रिड्यूसिंग रीजनल इम्बैलेंसेस। अब दोस्तों भारत अभी भी एक ग्रामीण प्रधान देश है। अभी भी हमारी मुख्य अर्थव्यवस्था दोस्तों एग्रीकल्चर पर ही हम डिपेंड करते हैं। सोचिए आज से करीब 60 साल पहले की क्या हालत रही होगी भारत में। अब दोस्तों शहर में तो फिर भी सुविधाएं थी, पर गांव देहातों में तो आप जानते हैं आज की डेट में क्या हालत है। उस ज़माने में दोस्तों इमेजिन कीजिए क्या हालत रही होगी। तो दोस्तों दूसरा उद्देश्य ये था बैंक्स को नेशनलाइज करने का कि जो रीजन्स के बीच में डिस्पैरिटी थी, कि शहरों में ब्रांचेज हैं, बैंकिंग की सुविधाएं हैं, पर वहाँ पे ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे और ज़रूरत है बैंकिंग की सुविधाओं की, वहाँ पे सुविधाएं है ही नहीं। क्योंकि जो ये प्राइवेट प्लेयर्स थे जिनकी मोनोपोली थी, ये शहरों में ही ब्रांचेस खोलते थे, क्योंकि इनको शहरों से ही प्रॉफिट मिलता था, क्योंकि इनका उद्देश्य था ही नहीं जन सेवा करना। इनका उद्देश्य तो मुख्य रूप से ये था कि अपना मुनाफा बनाना। तीसरा
सपोर्टिंग प्रायोरिटी सेक्टर। अब दोस्तों कि आप जानते हो कि प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है भारत में। प्रायोरिटी सेक्टर दोस्तों भारत में होता है एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। दोस्तों आप सभी जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको अभी भी इंफॉर्म कर दूं, भारत की अभी भी मुख्य लेबर फोर्स, अभी भी भारत की लेबर फोर्स काम करती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। यहाँ पे मैंने अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहा है, यानी कि एग्रीकल्चर में ही कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसी के थ्रू अपने वो रोजी रोटी का काम करते हैं भारत की जनता। तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों कि जो ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे, इनका उद्देश्य तो दोस्तों यही था कि प्रॉफिट कमाना, और ये उन्हीं इंडस्ट्रीज़ में, उन्हीं सेक्टर में पैसा लगाते थे जहाँ पे कि इनको उम्मीद थी कि वहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि इनका उद्देश्य था ही नहीं दोस्तों, जैसे कि दोस्तों इनका उद्देश्य था ही नहीं क्या, जन सेवा करना, भारत का उत्थान करना, क्योंकि भाई ठीक है प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, इनका मुख्य उद्देश्य तो मुनाफा कमाना ही है। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। अब दोस्तों हुआ क्या कि अगर पूरे भारत में बैंकिंग की शाखाएं नहीं होंगी तो पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक दोस्तों अपनी जो सेविंग है वो सेविंग अपने घर में ही रखेगी कैश के रूप में। दोस्तों आज से 70 साल पहले, 60 साल पहले, 50 साल पहले भी बिल्कुल भी कुछ भी डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं थे, हम सब जानते हैं। तो एक उद्देश्य ये भी था नेशनलाइजेशन का कि अगर सरकार अपने नियंत्रण में ले लेगी सारी बैंकिंग की व्यवस्था, तो फिर एक विश्वास रहेगा भारत की जनता को, और अपने पैसे वो घर से निकाल के बैंक में जमा कर पाएंगे, और बैंक वाले फिर उसी पैसे को आगे लोन देंगे भारत की जनता को। तो जो इकोनॉमिक साइकिल है, जो अर्थव्यवस्था की साइकिल है, वो अपनी पटरी पे धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों प्राइवेट प्लेयर्स थे तो भारत की जनता का आप कह सकते हैं कि भरोसा था ही नहीं। सब सोचते थे कि भाई ये तो सरकारी कंपनी है नहीं, ये तो पैसे लेके भाग जाएंगे, राइट। प्रिवेंटिंग बैंक फेलियर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। दोस्तों आप सभी ने सुना होगा 2008 में लीमन ब्रदर्स बैंक, बहुत बड़ा बैंक था, वो डूब गया था यूएस में। अब दोस्तों इमेजिन कीजिए, भारत अभी अभी आज़ाद हुआ है, 20-22 साल हुए हैं, 1965-1969 का दौर चल रहा है, और अगर कोई एक बैंक डूब गया, डूब गया का मतलब होता है दोस्तों कि बैंक के पास पैसा रहा ही नहीं अपनी फंक्शनिंग चलाने के लिए, या फिर जो बैंक का मालिक था वो पैसा लेके भाग गया, फॉर वॉट एवर रीज़न बैंक डूब गया। तो जिन भारत की गरीब जनता ने, लोअर मिडिल क्लास जनता ने, मिडिल क्लास जनता ने पैसा जमा किया हुआ था बैंक में दोस्तों, वो पैसा का क्या होगा। अपनी पेट काट काट के भारत के लोगों ने अपना पैसा अपने सेविंग अकाउंट में जमा किया होगा, और अगर कोई लेके चला जाए तो उन लोगों की क्या हालत होगी। तो एक उद्देश्य ये भी था दोस्तों कि बैंक्स को मजबूती प्रदान करना, और बैंक्स को अगर सरकार बैक करती है तो दोस्तों यकीन मानिए, मैं बैंक कर रहा हूँ, आज का जो बैंकिंग सिस्टम है भारत का दुनिया का सबसे मजबूत बैंकिंग सिस्टम में से एक है। सरकार कोई भी आ जाए दोस्तों, पर भारत का बैंकिंग सिस्टम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। डेवलपिंग बैंकिंग हैबिट्स। दोस्तों भारत आज़ाद हुआ था, ज़्यादा पैसे थे नहीं भारतीयों के पास, और जो भी थे वो अपने सोने में या अपने घर में ही दबा के छुपा के रखते थे। तो बैंकिंग की हैबिट को बढ़ाने के लिए भी भारत सरकार ने कहा कि भाई जब तक भारत के लोगों का भरोसा नहीं आएगा भारत की सरकार पे, बैंकिंग सिस्टम पे, लोग बैंकिंग से नहीं जुड़ेंगे। तो एक रीज़न ये भी था। और सपोर्टिंग इकोनॉमिक प्लान। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, भारत सरकार का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, भारत सरकार का उद्देश्य होता है मुख्य रूप से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना, हर भारतीय को बेसिक से बेसिक सर्विसेज प्रदान करना, आसान भाषा में जन सेवा। भारत की सरकार कोई भी है, उनका उद्देश्य होता है। पर जो प्राइवेट प्लेयर्स थे दोस्तों, उनका ये तो उद्देश्य कतई नहीं था। उनका उद्देश्य तो दोस्तों ये था कि भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम मोटा मुनाफा कमाया जाए।
तो दोस्तों ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से नेशनलाइजेशन को प्रमोट किया गया। अब दोस्तों अगर हम आगे देखते हैं चल के कि 1969 में भारत सरकार ने क्या किया, आरबीआई के द्वारा बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट 1969 पारित किया गया और इसके अंतर्गत पहले फेज में करीब करीब 14 बैंक्स को नेशनलाइज, उनका राष्ट्रीयकरण दोस्तों कर दिया गया। यानी कि 1969 में भारत की संसद ने एक कानून पारित किया, द बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट 1969, और इस एक्ट के पहले फेज में दोस्तों 1969 में पहली बार 14 बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, 1969 में पहली बार 14 बैंक्स को भारत सरकार ने निजी हाथों से स्वयं के हाथों में ले लिया। और इसके बाद दोस्तों 1980 में भारत सरकार ने दूसरी बार फेज 2 में नेशनलाइजेशन किया और अगेन 6 बैंक को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि भारत सरकार ने 2 फेज में किया नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण भारत के बैंकों का। पहला था आपका 1969 में और दूसरा था दोस्तों 1980 में। 1969 में दोस्तों भारत सरकार ने 14 बैंकों का किया नेशनलाइजेशन और 1980 में दोस्तों भारत सरकार ने मुख्य रूप से 6 बैंकों का किया नेशनलाइजेशन। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हुए भारत को जो ये बैंक्स नेशनलाइज हुए। सबसे पहला बेनिफिट दोस्तों भारत को ये हुआ कि रिमूवल ऑफ बैरियर्स। दोस्तों सिंस अब बैंक्स सरकार के हो गए थे और सरकार का उद्देश्य क्या है, जन सेवा करना, तो जितने भी डिस्पैरिटी थी कि शहरों में ब्रांचेस हैं, ग्रामीण इलाकों में ब्रांचेस नहीं हैं, कास्ट, क्रीव, जात पात, धर्म या फिर लोकेशन, रीजन्स के बेसिस पर जो डिस्पैरिटी होती थी वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो गई दोस्तों। और बहुत सारी शाखाएं हमारी दूर दराज के इलाकों में भी खुल पाई ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को पूर्ण रूप से अमली जामा पहनाया जाए। दोस्तों आप देख चुके होंगे मेरे YouTube चैनल पे एक बहुत मैंने बेहतरीन वीडियो बनाया है आप सभी के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन का। हालांकि ऑफिशियली रूप से फाइनेंशियल इंक्लूजन 2005 में ही दोस्तों इनिशिएट हुआ था, हम कह सकते हैं लार्जर परिप्रेक्ष्य में, बट स्टार्टिंग से ही हल्का हल्का फाइनेंशियल इंक्लूजन भारत सरकार का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दोस्तों उद्देश्य था ही। इनेबल्ड बैंक्स टू वाइडन देयर रीच। दोस्तों पहले प्राइवेट प्लेयर्स थे, निजी बैंकों के निजी लोगों के हाथों में बैंकिंग की व्यवस्था थी, पर अब सिंस व्यवस्था हो चुकी थी भारत सरकार के हाथ में, आरबीआई के हाथ में, जिनका उद्देश्य था दोस्तों मुख्य रूप से जन सेवा करना, तो ब्रांचेस भारत के कोने कोने में फैल गई और सभी भारतीयों को बैंकिंग की सुविधाओं से जोड़ने का मौका दिया गया। एक्सपेंशन ऑफ ब्रांच नेटवर्क जो मैंने आपको भी बताया। इंक्रीज क्रेडिबिलिटी ऑफ बैंकिंग सिस्टम। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब बैंकिंग सिस्टम निजी हाथों में था तो कोई भी व्यक्ति बैंक में पैसा रखने से डरेगा, क्योंकि भारत अभी अभी आज़ाद हुआ था, लोगों के पास जैसे तैसे जो सेविंग रही होगी, लोग उसको भी सोने के रूप में, चांदी के रूप में, तांबे के रूप में खरीद के सेव करते थे या कुछ कैश फिजिकल करेंसी अपने घर में रखते थे बचत के रूप में। पर बैंक में जाने से दोस्तों लोग डरते थे। उद्देश्य यही था दोस्तों कि क्या पता अगर हमने पैसा बैंक में रखा तो ये पैसा डूब जाएगा, क्या हुआ अगर हमारा पैसा हमको वापस नहीं मिला। तो जब सरकार के कंट्रोल में आया दोस्तों कंप्लीट बैंकिंग सिस्टम, तो एक क्रेडिबिलिटी, एक विश्वास आया भारत के लोगों में कि सरकार का बैंक है तो अब हमें कोई खतरा नहीं है। प्रायोरिटी सेक्टर लेनिंग दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि भारत की अभी भी मैक्सिमम लेबर फोर्स प्रायोरिटी सेक्टर को ही काम करती है, कहाँ पे, एग्रीकल्चर में और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। तो भारत सरकार ने लोन देना शुरू किया दोस्तों एग्रीकल्चर में और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, ताकि वहाँ पे और रोजगार बढ़े, और रोजगार बढ़ेगा तो लोगों को पैसा मिलेगा तो लोगों का जीवन यापन बेसिक लेवल पे तो कम से कम कुछ तो लेवल भारत के लोगों का दोस्तों ऊपर उठेगा। और मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग जो कि हमने बेनिफिट्स में डिस्कस किया था, रीजंस में हमने डिस्कस किया था कि अब लोगों ने कैश घर में रखने से अच्छा बैंक में
जाके जमा करना शुरू किया दोस्तों, बैंक में जाकर जमा किया दोस्तों। तो बैंक में जाने के बाद उसी पैसे को बैंक ने आगे जाके यूज़ किया लोन देने में, और भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पे आनी शुरू हो गई। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि बैंकिंग कैसे काम करते हैं, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एक बहुत मजबूत वीडियो लेके आया हूँ मैं। करीब 12 से 15 मिनट का वीडियो है दोस्तों, व्हाट इज़ बैंकिंग और बैंकिंग काम कैसे करती है। आप उस वीडियो को देखिए, आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी कि बैंकिंग एग्जैक्टली काम कैसे करती है। अब दोस्तों, आखिर में जहाँ कुछ फ़ायदे होते हैं तो कई लोग नुकसान की बात भी करते हैं। कई लोगों ने दोस्तों इस नेशनलाइजेशन को भी क्रिटिसाइज किया, कहा गया ये गलत स्टेप था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, क्योंकि बैंकिंग तो आपने फैला दी पर सर्विसेज के नाम पे सर्विसेज बहुत बेकार थी आपके सरकारी बैंक की। सिंस प्रॉफिट्स नहीं थे, आपका उद्देश्य था जन सेवा करना, तो बैंक्स को बहुत लॉस होने शुरू हो गए। तो उस लॉस की भरपाई करने के लिए दोबारा भारत सरकार उन बैंक्स को फंड्स देती थी और उनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी नीचे जाने लगी, और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस आ गया। पहले दोस्तों बैंक्स थे निजी लोगों के हाथ में, अब बैंक्स दोस्तों हो गए पूर्ण रूप से भारत सरकार के हाथ में। तो फिर जो मंत्री जी कहेंगे, जो भूरे बाबू कहेंगे, वही होगा, राइट। हालांकि दोस्तों, जो मेरी समझ है, मैं बैंक कर रहा हूँ, मेरे पिताजी भी पंजाब नेशनल बैंक में थे, मेरे दादाजी भी पंजाब नेशनल बैंक में थे, तो आप कह सकते हैं कि मैं थर्ड जनरेशन बैंक कर रहा हूँ। मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, टीचर भी हूँ। तो मुझे लगता है कि उस समय के हिसाब से बहुत मजबूत, बहुत वाइज, समझदारी का डिसीजन था, क्योंकि उस समय दोस्तों टाइट रेगुलेशन चाहिए थी, क्योंकि उस समय अगर भारत मजबूती से बैंकिंग सिस्टम को एक जोड़ के नहीं रखता और उस समय अगर कुछ बैंक्स कोलैप्स हो जाते, तो दोस्तों निसंदेह भारत के लिए बहुत खतरा हो जाता। वैसे ही दोस्तों भारत बहुत गरीब था। आप जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी जब थे, तो हमें अमेरिका ने गेहूं देने से मना कर दिया था खाना खाने के लिए। तो उस समय जब शास्त्री जी ने कॉल दी थी कि हम एक टाइम का खाना छोड़ देंगे, और भारत के लोगों ने इस नेता की बात भी मानी थी। दोस्तों, भारत मतलब कि आप सब, हम लोग बहुत ही विषम परिस्थितियों से निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं दोस्तों। अब आपकी हमारी बारी है कि हम कितनी मजबूती से अपने देश को आगे ले जा पाते हैं। तो दोस्तों, मेरा तो मानना ये है कि भारत का जो ये एक लैंडमार्क डिसीजन था भारत सरकार का, वो बहुत बेहतरीन डिसीजन था, भारत की जनता के वेलफेयर में था। और अगर कुछ त्रुटियां, कुछ गलतियां हुई भी हैं, देखिए इतना बड़ा देश है, भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, और उस आज़ादी के बाद गरीबी से भारत को निकालना दोस्तों बहुत ज़रूरी था। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको मैं आज एक मजबूत कंटेंट ला पाया हूँ, तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे तो हमारी भी रीच बढ़ेगी दोस्तों, अगर आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी है, 8433478919। और दोस्तों, ये हमारी ईमेल आईडी है info@dipeindia.com। दोस्तों, मैं चाहूँगा आप मुझे अपना रिज्यूमे व्हाट्सएप कीजिए, ताकि मैं आपकी प्रोफाइल को एक बार गो थ्रू कर पाऊँ। दोस्तों, आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, इतने संयम से, इतने विवेक से आपने मेरे इस वीडियो को देखा, मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।